हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है आपकी इंटर्नशिप की शिक्षा अनुभव कार्यक्रम। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों के साथ घुल मिलकर अच्छे से शिक्षण कार्य के अनुभव प्राप्त कर रहे होंगे। तो आपको इंटर्नशिप डायरिया भी बनानी है, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर आपके लिए लगातार प्रोवाइड करवाई जा रही हैं डायरिया। पीछे 2 डायरिया हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं, उनको देखकर अच्छे से बना लीजिए। और अभी तीसरी डायरी है जो सर्वे प्रोजेक्ट और केस स्टडी से रिलेटेड होगी। इसको हम अवेलेबल करवा रहे हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर हस्तलिखित राइटिंग में आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहले हम समझेंगे कि सर्वे प्रोजेक्ट और केस स्टडी होती क्या है, फिर उसके बारे में डायरी कैसे बनानी है इसका भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करके अच्छे से उसको रिटर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, डायरी को बहुत ही प्रभावी बनाना है अपने को अच्छे से। दोस्तों, इस वीडियो को लाने में मुझे थोड़ी देरी हो गई, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सभी इंटर्नशिप डायरिया उपलब्ध करवा दूंगा, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने सर्वे प्रोजेक्ट और केस स्टडी से रिलेटेड डायरी। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये डायरी होती हैं जिसमें आपको सर्वे प्रोजेक्ट या केस स्टडी तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके आपको डायरी बनानी है। इस प्रमाण पत्र को आपका इंटर्नशिप विद्यालय का प्रभारी अध्यापक भर देगा। ये संकेतिका है, इस प्रकार हमारी ये तैयार होगी। मैंने इन तीनों में से केस स्टडी सेलेक्ट की है। दोस्तों, आप भी अगर चाहो तो कोई अदर पर भी बना सकते हो, लेकिन केस स्टडी पर बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है। केस स्टडी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत अध्ययन, जिसमें हमारे इसमें केस स्टडी से आशय और उद्देश्य लिखे हैं पहले, फिर व्यक्तिगत अध्ययन क्रमांक, जिस बालक का हम अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में लिखना है। फिर बालक के घमंडी होने के क्या क्या कारण हैं, वे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके। फिर हमने जो भी उत्तर प्राप्त किए उनके आधार पर स्पष्ट करेंगे उसको। फिर घमंड से बचने के लिए कुछ सुझाव देंगे, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस प्रकार ही हमारी केस स्टडी से रिलेटेड फाइल बनने वाली है। तो सर्वे क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा एक बार ऊपर से, कि हम डायरिया बनाकर वाइवा के लिए जाए और वहाँ पूछ ले कि आपने सर्वे और प्रोजेक्ट के रिलेटेड डायरी बनाई है, तो बताइए सर्वे क्या होता है। तो यहाँ से ये अच्छे से परिभाषा देख लीजिए। सर्वे करना अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षक शिक्षा से जुड़े किसी घटक या शैक्षिक समस्या का सर्वे कर उसका विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं तथा अपने उपयोगी व महत्वपूर्ण सुझावों से सूचीबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के सर्वे में उपर्युक्त उपकरण का चुनाव निष्पक्षता व वस्तुनिष्ठता के सर्वे को अधिकाधिक वैध व सार्थक बनाया जाता है। इसमें यह बोला गया है कि उपकरण का चुनाव करते वक्त निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। हमें किसी के साथ पक्षपात करते हुए सूचना इकट्ठी नहीं करनी। हमें सत्यता के आधार पर, सत्यता की कसौटी पर खरी उतरने वाली जानकारी इकट्ठी करनी है सर्वे के दौरान। ये सर्वे विद्यालय के आसपास पड़ोस के परिवारों, संचालित संस्थाओं यथा चौपाल हैं, अस्पताल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय, पंचायत, प्रशासनिक शिक्षा संस्थान आदि में के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों व आयामों को समझने में मदद करेगा तथा सर्वेकर्ता उन तथ्यों को शैक्षिक निहितार्थ भी जान सकेगा। सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार प्रारूप तैयार कर हम सर्वे कर सकते हैं, जैसे विद्यालय से संबंधित घटक या समस्या का वर्तमान स्वरूप क्या है, वर्तमान स्वरूप के मूल कारण, समस्या निराकरण में सहयोग, जैसे संस्था प्रदान का सहयोग, संस्था के अध्ययन वर्ग का सहयोग, पंचायत का सहयोग, ग्राम के प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग का सहयोग, उच्च अधिकारियों का सहयोग, छात्रों का सहयोग। फिर निष्कर्ष निकाल के मेरे सुधारात्मक सुझाव उसमें सर्वे में दे सकते हैं। फिर क्या प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट किसी विद्यार्थी शिक्षक का किसी एक विषय वस्तु के संदर्भ में एक व्यापक व ज्ञानपरक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार किसी प्रोजेक्ट से संबंधित प्राथमिकता व द्वितीयक तथ्य तथा विषय वस्तु एकत्रीकरण की प्रक्रिया जितनी व्यापक, व्यवस्थित व प्रासंगिक होगी, प्रोजेक्ट उतना ही रोचक, ज्ञानवर्धक व अनुभवजन्य रहेगा। प्रोजेक्ट का पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं, शैक्षणिक गतिविधियों या शैक्षणिक समस्याओं से संबंध हो सकता है। प्रोजेक्ट को तथ्यपूर्वक, अनुसंधानात्मक व रोचक बनाने में प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार केस स्टडी को देख लीजिए। किसी एक बच्चे का चयन कर उसके बारे में स्वयं, उसके साथियों, शिक्षकों, माता पिता, पड़ोसियों, दोस्तों आदि से बातचीत के आधार पर अध्ययन करना। इस हेतु किसी मानक प्रश्नावली या स्वयं निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार का प्रारूप तैयार कर केस स्टडी तैयार की जा सकती है। अन्यथा आप इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स या शीर्षक प्राप्त बनाकर उन बिंदु के आधार पर भी केस स्टडी तैयार कर सकते हो। दोस्तों, हमने इन तीनों में से केस स्टडी को सेलेक्ट किया है, जिसमें केस स्टडी को हमने बहुत ही अच्छे से बनाया है। एक विद्यार्थी पर
और इसमें क्या क्या बिंदु दिए हैं दोस्तों देख लीजिए। स्वयं विद्यार्थी के विचार देखने पहले, फिर विद्यार्थी के मित्रों से वार्तालाप करना है, विद्यार्थी के माता पिता से वार्तालाप करना है, छात्र की अभिरुचि क्या है, छात्र की भावी कल्पना क्या है, वह क्या बनना पसंद कर रहा है, छात्र के भविष्य के लिए क्या क्या तैयारियां करी है उसने। फिर प्राप्त प्रश्नों के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है, जो शिक्षक रुचि है, समस्या है, संतुष्टि है, विद्यार्थी की कामना है, भविष्य के बारे में अनुमान है, इनके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। फिर अंत में आप सुझाव देना है उसको कि इस समस्या के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या पालना करवाई जा सकती है। फिर देखिए केस स्टडी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में है दोस्तों, वीडियो को पूरा देख के बहुत ही अच्छे से अपनी केस स्टडी की डायरी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए केस स्टडी से आज से लिख देंगे, हम पहले बता देंगे कि केस स्टडी होती क्या है। तो केस स्टडी से आज से व्यक्तिगत अध्ययन में उन बालकों का अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित या अविकसित हो, जैसे क्रोधी बालक, घमंडी बालक, नशा करने वाले बालक एवं चोरी करने वाले बालक आदि। इनमें ऐसे बालकों का व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही बालक की रुचियों, आदतों एवं व्यवहारों का पता बालक से, माता पिता से, मित्रों से एवं रिश्तेदारों से, विद्यालय के अध्यापकों से पता लगाया जाता है। केस स्टडी का अध्ययन किसी एक बालक के बारे में सब कुछ विस्तार से जाना जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन से बालक में मानसिक परिवर्तन कर सामाजिक प्राणी बनाया जा सकता है। ये व्यक्तिगत अध्ययन अर्थात केस स्टडी की मेन थीम है कि हम किसी भी व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक बालक पर करते हैं तो कुछ विस्तार से जान सकते हैं उसके बारे में, और व्यक्तिगत अध्ययन से हम बालक में मानसिक परिवर्तन कर उसे सामाजिक प्राणी बना सकते हैं। अब इसके उद्देश्य देख लीजिए हैं एक बार ऊपर से कि केस स्टडी हम कर तो रहे हैं, हमारे केस स्टडी करने का उद्देश्य क्या होगा। तो बालक की मनोवृत्तियों को जानना इसका पहला उद्देश्य ये इस प्रकार हो सकता है। इसके माध्यम से बालक की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे बालक पढ़ाई में क्यों कमजोर है, चोरी क्यों करता है, लड़ाई झगड़े क्यों करता है, विद्यालय में क्यों भाग जाता है। ये बालक की मनोवृत्तियां हैं, इनको जानना हमारा केस स्टडी करने का उद्देश्य होना चाहिए। इन सभी कारणों पर ध्यान देना, इनको जानना, इसकी वजह जानना, इसके कारण जानना, यह हमारे केस स्टडी का उद्देश्य एम्स होना चाहिए। तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी आसानी से केस स्टडी की डायरी तैयार कर पाए और वाइवा में अच्छे खासे नंबर अचीव कर ले। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, हम अच्छे से समय रहते डायरिया बना लेंगे। तो दोस्तों एक बार हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी डायरियों की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर उपलब्ध हो जाए। तो अगला उद्देश्य है हमारे केस स्टडी का कि बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। इसके माध्यम से बालक के व्यवहार में उचित एवं सही परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ या पढ़ाई में कमजोर है तो अध्यापक उसे आगे की पंक्ति में बैठाकर अतिरिक्त समय देकर होशियार छात्रों के मध्य बैठाकर अनेक विधियों से उसकी कमजोरी को दूर करता है तथा बीमार होने पर चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना। इस प्रकार हम बालक में जो भी वांछित परिवर्तन चाहते हैं उनको पहले तो हमें उनकी मनोवृत्तियों को जानना होगा। अगर मनोवृत्तियां कुछ गलत हैं, कुछ अनुचित मनोवृत्तियां हैं या अस्वस्थ हैं बालक, तो उसके उपचार के लिए हम कुछ उपाय या समाधान ढूंढ सकते हैं, वांछित परिवर्तन ला सकते हैं बालक के व्यवहार में केस स्टडी करने के बाद। बालक की रुचियों का विस्तार, अब इसके अंतर्गत है कि बालक की रुचि हैं, आदत हैं तथा व्यवहार हैं, उसका पता लगाने का प्रयास करते हैं। फिर उसको समझाते हैं कि हमारी रुचियाँ उचित होनी चाहिए, हमारी रुचियाँ विस्तृत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए हमारी आदतें। इस प्रकार इसका विकास होता है केस स्टडी के दौरान। फिर बालक की संपूर्ण जानकारी एवं समाधान, बालक के रिलेटेड हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है और उनका हम समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं केस स्टडी करने के बाद। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक संपूर्ण जानकारी वे उसके अभिभावक को दी जाती है। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक की संपूर्ण जानकारी उसके अभिभावक को दी जाती है, जिससे वे उसकी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकेंगे। अभिभावकों को भी वे अपने जानकारी उपलब्ध करवा पाए ताकि अभिभावकों को भी पता चले हमारे बालक की क्या समस्या है, क्या नहीं है, उसका समाधान कैसे ढूंढे। फिर बालक को उचित मार्गदर्शन देने के लिए भी केस स्टडी का एक उद्देश्य है। इसके माध्यम से अध्यापक द्वारा बालक को उचित ढंग से एवं उचित दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है, जिससे उसमें वांछित सुधार संभव हो सके। दोस्तों इसमें आपको कोई संशोधन करे बगैर ये आप सीधा लिख सकते हो हूबहू। बालक का सामाजिक प्राणी बनाना, बालक को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए भी केस स्टडी आवश्यक है। इसके माध्यम से अध्यापक बालक को समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयास करता है। बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो इसके माध्यम से अध्यापक बालक की संपूर्ण समस्याओं को हल निकालकर उससे सामाजिक नागरिक बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला बनाता है। तो आगे अब देखो, ये तो हमारे केस स्टडी का आज से और उद्देश्य हो गया। दोस्तों अब है केस स्टडी रियल में जो हम किसी बालक पर कर रहे हैं
उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, इसमें आपको अपने विद्यालय के छात्र की जानकारी भरनी है, तो इस प्रकार परफॉर्मा तैयार करके ये हुबहू जानकारी नहीं उठानी है दोस्तों, यहाँ पर आपको संशोधन करना है। नामांकन तिथि अर्थात तब उस बालक का आपके विद्यालय में नामांकन कब हुआ वो तिथि लिख देनी है। फिर विद्यार्थी का नाम जिस पर आप कैसे स्टडी कर रहे हो, फिर पिता का नाम कानाराम मैंने लिखा है, आप उस बालक से पिता का नाम जानकर लिख सकते हो। फिर जन्म तिथि उस बालक की, फिर विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसका, फिर उस बालक की कक्षा, फिर उस बालक के रोल नंबर, फिर स्थायी पता उस बालक का एड्रेस, फिर समस्या का स्रोत क्या है, समस्या कहाँ से प्राप्त हुई आपको बालक की, तो इसमें मैंने बालक का व्यवहार लिखा है। आप इसी प्रकार अपने विद्यालय के बालक के ऊपर ये कैसे स्टडी कर रहे हो तो उसका क्रमांक, अनुक्रमांक वगैरह, नाम, पिता का नाम वगैरह लिख सकते हो। प्रमुख समस्या मैंने चुनी है कि उस बालक में घमंडी स्वभाव प्रवृत्ति है। तो फिर समस्या प्रारंभ होने का समय है कि विद्यालय में जब वह प्रवेश लेता है उसी समय से उसमें घमंडी प्रवृत्ति है। तो फिर बालक के घमंडी होने के क्या क्या कारण हैं, वे उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे नकारात्मकता के साथ, इसको देखते हैं। अच्छे से लिखिएगा दोस्तों, इसमें आप अपने अनुसार संशोधन भी करके लिख सकते हो। अच्छे से डायरी बनाना है अपने को। तो दोस्तों, बाकी सभी डायरिया भी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले हमने 2 डायरियों की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट इंटर्नशिप डायरियों के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो, वहाँ से बिल्कुल फ्री आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। तो देखिएगा, परिवार, बालक के घमंडी होने के कारण क्या हो सकते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला तो उसका परिवार ही होता है, आप जानते हो। बालक जन्म से ही असहाय, अनभिज्ञ, असामाजिक एवं रीति रिवाजों से अपरिचित रहता है। इन सभी शब्दों से वो अपरिचित रहता है। बालक का पहला संपर्क अपने माता पिता से होता है। बालक पर परिवार के लोगों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण की छाँव होती है। परिवार में रहकर ही बालक सही और गलत में भेद कर पाता है तथा बालक परिवार के लोगों की तरह ही उनका अनुकरण करने लग जाता है। अर्थात बालक के घमंडी होने का पहला कारण परिवार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन होता है। माता पिता के व्यवहार का बालक पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता व्यवहार करते हैं उसी प्रकार बालक व्यवहार करेगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, नहीं के बराबर संभावना है कि बालक अपने माता पिता के व्यवहारों के प्रतिकूल व्यवहार करे। तो देखिएगा, माता पिता के व्यस्त होने के कारण बालक पर ध्यान नहीं देना, माता पिता के अमीर होने के कारण बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। माता पिता के घमंडी होने पर भी बालक का स्वभाव घमंडी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें सर्वसत्य हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावनाएं हो सकता है। और जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है ऐसा पाया है। माता पिता के द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना या आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवाना। जब हम बालक को किसी की उसकी आवश्यकता से भी अधिक चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसका स्वभावतः घमंड बढ़ेगा। उपरोक्त कथनों में से किसी एक के भी होने पर बालक में घमंडीपन की भावना विकसित हो सकती है। इन कथनों में से कोई एक कथन, जैसे बालक के माता पिता घमंडी हैं या उसका मतलब आर्थिक रूप से सक्षम है और वो प्रत्येक आवश्यकता वाली प्रत्येक चीज़ें आवश्यकता से अधिक उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वह घमंडी हो सकता है। फिर है संयुक्त एवं एकल परिवार का घमंडी होने, बालक के घमंडी होने में क्या रोल है, क्या प्रभाव है। तो जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में बालक से सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव विकसित हो जाते हैं। अगर आपका परिवार संयुक्त है, अब बालक का जो संयुक्त परिवार है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। संयुक्त परिवार में सभी बालक, सभी उपलब्ध पीढ़ियां एकत्रित रहती हैं। संयुक्त परिवार में बालक सहयोग एवं एकता आदि गुणों का विकास स्वयं ही करता है। लेकिन संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से अनेक विचारों और व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। यदि उस परिवार में सदस्य घमंडी प्रकार के हैं तो बालक भी घमंडी प्रवृत्ति का ही हो जाएगा। इस प्रकार भी देखा जा सकता है। संयुक्त परिवार में एक से अधिक कुल के लोग रहते हैं, जिसमें आसानी से देखा जा सकता है कि कोई ऐसा होगा जिसका स्वभाव प्रवृत्ति घमंडी हो सकती है। इस प्रकार बालक वहाँ पर भी घमंडी हो सकता है। एकल परिवार को सुखी परिवार जो कहा जा सकता है, लेकिन माता पिता के व्यस्त होने के कारण तथा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण बालक में घमंडी होने की भावना विकसित हो सकती है। अब देखते हैं कि परिवार में बालक की स्थिति क्या है। विद्यार्थी से बातचीत के बाद बालक की परिवार में क्या स्थिति है का पता चला है, जैसे माता पिता की इकलौती संतान होना या कई भाई बहनों के बीच होना या परिवार में सबसे बड़ा छोटा होना आदि बातें बालक को घमंडी बना सकती है। तो देखते हैं हमारे जिस बालक पर हमने अध्ययन किया है, कैसे स्टडी की है, उसमें इनमें से कौन सी स्थिति है। तो उक्त बालक के साथ अपने परिवार में माता पिता के अलावा एक बहन भी है।
अतः माता पिता का लाडला होने के कारण अच्छा खान पान भी मिलता है। माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, जिससे उसका स्वभाव घमंडी है। शिक्षित या अशिक्षित परिवार। अब शिक्षित परिवार हैं या अशिक्षित परिवार हैं, यह भी घमंडी होने में महत्वपूर्ण प्रभाव दर्शाता है। अब परिवार के शिक्षित या अशिक्षित होने पर बालक में अनेक गुणों अथवा अवगुणों का विकास हो ही जाता है। अगर परिवार शिक्षित होगा तो वे बालक पर अधिक ध्यान दे सकेंगे, बालक में आने वाले अवगुणों को गुणों में बदलने का प्रयास करेंगे, जिससे उनके चरित्र में सुधार होगा, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि से वह दूर रहेगा, इनमें सुधार होगा। अगर बालक के परिवार वाले शिक्षित होंगे तो वे बालक पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, अशिक्षित होते हैं तो अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि अशिक्षित परिवार भी अपनी पैतृक संपत्ति के कारण या बड़े व्यवसाय के कारण धनवान अमीर होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति भी अपनी पैतृक संपत्ति या बड़े कोई बिजनेस वगैरह से धनवान या अमीर हो सकते हैं, तथा वे उचित हो या अनुचित उनकी पूर्ति करने का अधिक से अधिक प्रयास करते हैं, जिससे बालक अपने आप को विभिन्न साधनों के कारण अन्य से श्रेष्ठ समझता है और इससे वे घमंडी प्रवृत्ति का हो जाता है। इस प्रकार आप इन बिंदुओं में कुछ संशोधन करते हुए भी लिख सकते हो, यह जरूरी नहीं है कि आप हूबहू प्रिंट करो। तो देखिएगा, माता पिता एवं अन्य परिवारजनों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार है। विद्यार्थी के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों से बातें करने पर बालक के घमंडी होने व उसके विभिन्न कारणों का पता चला। साथ ही विद्यार्थी के माता पिता ने बताया कि वे दोनों अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण अपने बच्चे पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, तथा आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से प्रत्येक आवश्यकता को समय पर पूरा तो कर देते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे शिक्षित हैं, आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं तथा बच्चों की शिक्षा का महत्व भी समझते हैं। अतः घर पर ही बालक को अलग से धन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अध्ययन की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। वे बताते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है तथा कक्षा में हमेशा अव्वल रहता है। अतः वे अन्य बालकों को पीछे छोड़कर जब वह पढ़ाई में आगे रहता है तो घमंड का शिकार हो जाता है। अब देखते हैं कि मित्रों एवं सहपाठियों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार है। इसमें आप अच्छे से जानकर पहचान कर उस बालक के संदर्भ में टिप्पणी कीजिएगा। दोस्तों, इसमें आप संशोधन भी कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के मित्रों से बात करने पर हमें पता चला कि बालक विद्यार्थियों सहपाठियों से अमीर है तथा वे सबसे अलग वे अच्छी चीज़ें लेकर आता है। जब वे अन्य विद्यार्थियों से सबसे अलग वे श्रेष्ठ सुविधाएं पाता है तो वे घमंड करता है। तो विद्यार्थियों के अन्य सहपाठियों से बात करने पर पता चला है कि बालक पढ़ाई में होशियार तो है तथा वे हमेशा ही सभी विषयों में अव्वल भी रहता है तथा वे अन्य छात्रों की समस्याओं को भी हल करने में सहयोग करता है, तो उसे घमंड हो ही जाता है। अब हैं कि शिक्षकों का विद्यार्थी के संबंध में क्या विचार है। विद्यार्थियों के उस घमंडी विद्यार्थी के बारे में जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हो, उसके बारे में आपके शिक्षक क्या सोचते हैं। विद्यार्थियों के शिक्षकों से बात करने पर पता चला कि बालक के परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, बालक के माता पिता दोनों शिक्षित भी हैं, अतः वे शिक्षा के महत्व को भी जानते हैं और बालक को भी शिक्षा का महत्व बताते हैं। माता पिता बालक को समय नहीं देने के कारण उन बालक के लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी करते हैं। विद्यार्थी के बारे में बताते हैं कि बालक प्रतिभावान है, वह पढ़ने में रुचि रखता है, पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखता है। शिक्षक बताते हैं कि वे क्रिकेट का भी शौकीन है और पढ़ने में भी अन्य बालकों से होशियार है, जिसके कारण शिक्षक उसे शाबाशी देते हैं तथा उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण भी बालक में घमंड का भाव या प्रवृत्ति आ जाती है। बालक की स्वयं की क्या रुचियां देखते हैं। बालक से बातें करने पर उसने स्वयं की अच्छी व बुरी लगने वाली चीज़ों के बारे में बताया। उसने बताया कि उसे हिंदी व अंग्रेजी पढ़ना अच्छा लगता है, हिंदी में कविताएं पढ़ना व सुनना उसे बेहद पसंद है। खेलों के बारे में पूछने पर बालक ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है तथा बालक की चित्रकला में भी रुचि है। बालक अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक पर जाना भी पसंद करता है। अब अगला बिंदु कि बालक को भविष्य की कल्पना किस प्रकार है, बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो बालक के भविष्य की कल्पनाएं बहुत ही प्रभावी हैं। वह चाहता है कि वे पढ़ाई करे तथा बड़ा होकर उच्च पद हासिल करे, जिससे परिवार का समाज में ऊंचा स्थान बना रहे और हमेशा सम्मान मिलता रहे। बालक चाहता है कि वे समाज में एक इज्जतदार आदमी बने, जिससे सभी उसका सम्मान करें। बालक अपने सपनों की नई उड़ान भरना चाहता है। बालक गरीबों और समाज की मदद भी करना चाहता है। अब जो हमने उत्तर प्राप्त किए विद्यार्थियों के सहपाठियों से, माता पिताओं से, शिक्षकों से, उनके आधार पर हमें क्या कारण स्पष्ट हुए हैं। देखिएगा कि माता पिता के व्यस्त होने पर ध्यान नहीं देना बालक के घमंडी होने के कारण के स्पष्ट हुआ। माता पिता के अमीर होने से बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न होना का कारण है कि माता पिता के अमीर होने से बालक में घमंडी स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। फिर है कि माता पिता के घमंडी होने पर बालक का भी घमंडी हो जाना। फिर माता पिता द्वारा बालक की हर मांग को पूरा करना एवं आवश्यकता से अधिक चीज़ें उपलब्ध करवाना, यह भी घमंडी होने का कारण है।
फिर है किसी भी क्षेत्र में आगे होना, जैसे खेल कूद में है, पढ़ाई में है, पेंटिंग में होशियार है बालक, इसके कारण भी उसमें घमंडीपन की भावना आ जाती है। फिर बालक का घर बड़ा है, बालक के माता पिता का व्यवसाय अच्छा है, इस कारण भी बालक में घमंड आ जाता है। यदि बालक शारीरिक रूप से सुंदर व हष्टपुष्ट हैं तो इस कारण से भी बालक घमंडी प्रवृत्ति का हो जाता है। फिर है कि घमंड से बचने के लिए हमने क्या सुझाव दिए बालक को, तो इस प्रकार हमारे सुझाव थे कि बालक की हर मांग को पूरा नहीं करना चाहिए। माता पिता को हमने बताया कि बालक को जिन जिन वस्तुओं की अधिक आवश्यकता है केवल उन्हीं वस्तुओं को दिलाना, जितनी आवश्यकता है उतना ही दिलाना, आवश्यकता से अधिक नहीं दिलाना, ताकि वे हर चीज़ की वैल्यू कीमत जान सके और घमंड से बच सके। शिक्षक को सभी छात्रों में एकता, बंधुता और भाईचारे की भावना को जागृत करना चाहिए, ताकि छात्र दूसरे छात्रों को हीन भावना से न देखे। अगर वो होशियार हैं तो उसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा न करके, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा न देकर सभी को एकता, बंधुता में रखकर एकता की भावना जागृत करनी चाहिए, ताकि वो घमंड से बचे रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में न आ जाए। अगला है शिक्षक को कमजोर छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि कमजोर छात्र होशियार छात्रों के बराबर आए और सभी छात्र घमंडीपन की भावना से दूर रहे। ये हमारे सुझाव हैं। फिर माता पिता द्वारा बालक को समझाना चाहिए कि सभी गतिविधियों में भाग लेना व आगे रहना अच्छी बात है, लेकिन घमंड करना उतनी ही बुरी बात है, अतः घमंड नहीं करना चाहिए। माता पिता को समय निकालकर बालकों पर ध्यान देना चाहिए, तभी बालक घमंडी होने से बच सकते हैं। फिर है कि माता पिता द्वारा बालक की हर इच्छा को पूरा करने से पहले सोच लेना चाहिए कि बालक की इच्छा सही है या गलत है। अगला हो जाएगा कि माता पिता का भी स्वभाव अगर घमंडी है तो सबसे पहले उन्हें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तभी वे अपने बालक को घमंडी होने से बचा सकते हैं। अगला देख लीजिए, माता पिता को बालक के व्यवहार के अनुसार ही उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वस्तुओं को उपलब्ध कराना चाहिए। फिर हमने केस स्टडी से क्या निष्कर्ष निकाला ये देख लेते हैं एक बार। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो ज़रा ध्यान से इस स्पीड से करवा देता हूं मैं आपको निष्कर्ष के रूप में। व्यक्तिगत अध्ययन केस स्टडी में उन बालकों को अध्ययन किया जाता है जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति बालक की मनोवृत्तियों को जानना है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्ति और बालक की मनोवृत्तियों को जानना ही है। अगला देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन करने से बालक के घमंडी होने से समय पर बचाया जा सकता है। उसको केस स्टडी करके हमने उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर उसको घमंडी होने से बचा सकते हैं। फिर तीसरा है, बालक को अपने माता पिता या परिवार के अनुसार उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। फिर बालक को अपने परिवार की संपत्ति के बारे में अवगत कराना या उसके आधार पर घमंड करने से रोकना चाहिए। बालक के व्यवहार में अच्छे परिवर्तन लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही इसका उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इंटर्नशिप डायरी पर और अपलोड कर दिए हैं, जैसे मननशील रिपोर्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान है, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी देखकर डायरिया बना लीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं बाकी की सभी डायरी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा समय रहते। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।